हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हमें पढ़ना है कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम या कंटिन्यूस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने देखा कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्या होते हैं और उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं। आज से आगे चर्चा हम करेंगे कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या होता है। देयर आर मेनी पार्टिकल्स, लेट्स से m1 m2 m3 m4, दीज आर पॉइंट पार्टिकल्स। इन सभी का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना था, तो उसका तरीका ये था m1r1 प्लस m2r2, इस तरीके से हम निकालते थे एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द मासेस। ठीक है, इसका डिस्कशन हमने कर लिया। अभी तक के लेक्चर में हम यही पढ़ रहे थे। हमें अभी पढ़ना है कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या होती है, थोड़ा रिमाइंड कर दूं सभी बच्चों को। जैसे कि सिलेंडर हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, स्टोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी कैसे कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है। इनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे नेकेड आई से, उसको हम क्या कहेंगे, दीज आर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। हमारे सिलेबस में ऐसे कौन से कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम ज़्यादातर हमें पढ़ने हैं, तो हम कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट हमें पढ़ना है सबसे पहले रॉड या जिसको वायर भी कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्क, रिंग, कोन, सिलेंडर वगैरह वगैरह। दीज आर दी फ्यू स्टैंडर्ड कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम आर इन आवर सिलेबस, उसका चर्चा हमें करनी है। तरीका क्या होता है इनका सेंटर ऑफ मास निकालने का, तो यहाँ पे डायग्राम देखा जाए तो हमने एक कोई रैंडमली शेप्ड की कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट लिया है। मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसका पोजीशन वेक्टर है RC। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल को लेके ऐड नहीं कर सकते। देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल हियर। कितने पार्टिकल से ऐड करोगे और कितना डिस्टेंस करोगे, पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली सॉल्व करना। तो हमने कहा कि एडवांस मैथमेटिक्स का टूल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है इंटीग्रेशन। सो यूजिंग द टूल ऑफ इंटीग्रेशन, एंड वी विल यूज दिस इंटीग्रेशन टूल वाइडली थ्रू आउट द 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तरीका क्या होता है यहाँ पे, इस प्रकार के सिचुएशन में हम जब कभी भी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल को ऐड करना होता है, तो हम ना क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल पार्टिकल ले लेते हैं। मान लो पूरे बॉडी का मास है कैपिटल M। ये जो छोटा पार्टिकल इसके अंदर जो कंसिडर करेंगे, उस पार्टिकल का मास हम दिखाएंगे dm से। व्हेनेवर देयर इज अ टर्म d कम्स बिफोर एनी क्वांटिटी, तो समझ लेना उसको काफ़ी छोटा हमने कंसिडर किया है। इसको कहीं पे भी हम कंसिडर करेंगे, नॉट नेसेसरी एग्जैक्टली यही पोजीशन में चाहिए। dm कैन एनीवेयर हियर, dm हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, उसका पोजीशन हमने रेफरेंस पॉइंट से बताया r वेक्टर से। दो तीन चीज़ें आगे चल के हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये dm हमेशा सिर्फ एक पॉइंट नहीं हो सकता, आगे चल के देखेंगे dm हम स्क्वायर ऑब्जेक्ट लेंगे छोटा, या जब ज़रूरत पड़े तो उसको छोटी सी स्ट्रिप भी बना सकते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन dm की साइज चेंज हो सकती है। ठीक है, ओके। सो अभी ऐसे छोटे छोटे dm हमने लिए। फॉर्मूला ये यूज़ करना है, पहले फॉर्मूला को इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे हमारे पास था m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ टोटल मास। डिस्क्रीट पार्टिकल की अगर हम बात करें तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट में क्या है, वही है लेकिन थोड़ा एडवांस तरीके से। ये प्लस की जगह पे हम इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। इंडिविजुअल m1 m2 m3 लिखने से अच्छा हम dm लिखते हैं, r1 r2 r3 लिखने से अच्छा हम सिर्फ r पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, सो ये दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट एंड स्लिम लगता है फॉर्मूला, लेकिन सॉल्व करते वक्त थोड़े बहुत पसीने छूट सकते हैं। ठीक है, सो dm इंटू r वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो टोटल मास को आप एक छोटा सा मास और उसको इंटीग्रेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म मास है तो इसको डायरेक्टली कैपिटल M लिखा जा सकता है। सो दिस इज द वे वी हैव द कॉन्सेप्ट फॉर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। आगे चल के हम देखेंगे इंडिविजुअल सिचुएशन के लिए कैसे है और इसके ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। ठीक है, तो इसे लिख लो, फिर हम आगे चल। ठीक है, हम अभी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। वी वांट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहले आगे लिखा है मैंने 1D। यूनिफॉर्म रॉड 1D लिया है, मतलब 1 डायमेंशनल रॉड लिया है। 1 डायमेंशनल मतलब ऐसा रॉड जिसको सिर्फ लेंथ है और उसको कोई थिकनेस या विड्थ या ब्रेड्थ नहीं है, निग्लिजिबल है। इस प्रकार के रॉड को हम कहेंगे 1 डायमेंशनल रॉड। ठीक है, कोई भी फाइन थिन सा ऑब्जेक्ट जैसे कि हेयर ऑफ योर हेड, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है,
इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इसका जो भी मास है 2 किलो 3 किलो 4 किलो कुछ भी है, ये पूरा थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि ये हाफ में मास ज़्यादा है और ये पोर्शन काफ़ी लाइट है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली है। हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी जाए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम रहा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास के। रॉड का एक एंड को ए नाम दिया, दूसरे एंड को मैंने बी नाम दिया। ए एंड मैंने ओरिजिन पे रखा है तो उसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसकी लेंथ एल है और इसका कोई वाई डायरेक्शन में कोई कंसर्न नहीं, वाई डायरेक्शन में कोई थिकनेस विड्थ ब्रेड्थ नहीं है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एल डिस्टेंस पे है तो एल, 0। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जाहिर सी बात है, हमें आंसर तो ऑलरेडी पता है कि अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तो उसको सिमेट्रिकली कट कर दो, अगर उसकी लेंथ एल है तो उसका सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पे आएगा। लेकिन ये हमें प्रूव करना है यूजिंग कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ये हमने स्टार्ट किया, हमने देखा कि ये फॉर्मूला होता है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा, 0th स्टेप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। RCOM इज इक्वल्स टू RDM/DM। क्या ये जो मैंने पीछे लिखा है ये, इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक सेंटर ऑफ मास था, उसका ये पोजीशन वेक्टर था। मुझे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में नहीं चाहिए यार, मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मुझे बताओ। तो मैंने कहा कि जी हुजूर देखिए, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या है, बस आर की जगह पे एक्स लिख दो तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो, और इस आर की जगह पे तुम वाई लिख दो तो तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इतना सिंपल था। हमने कहा कि ठीक है, वही मैंने यहाँ पे फिर से लिखा। मैंने बच्चों को पूछा कि बच्चों बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा। बच्चों ने कहा 0। हमने कहा वेरी गुड, क्योंकि ये क्या है, इसकी ना थिकनेस ना विड्थ ना कुछ वाई डायरेक्शन में है, तो वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, इसका 0 पे आएगा। तो इसका पोजीशन वाई कोऑर्डिनेट से कितनी होगी, ओरिजिन से वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन 0। एक्स कोऑर्डिनेट का ही आंसर बचा। फिर हमने कहा कि एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला हमने लिखा XDM/DM। हमने देखा कि x को हम इंटीग्रेट सीधा सीधा नहीं कर सकते, तुम इसको ऐसा आंसर नहीं दे सकते x²/2। क्यों, क्योंकि आगे अगर dx होता, x इंटू dx होता तो हम इसको लिखते x²/2। टेक्निकल ग्लिच आ गया, मतलब टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई, मैथ्स ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि फिजिक्स में कोई इसका इंतज़ाम है कि, हमने कहा कि हाँ, मास को हम लेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये वाली चीज़ देखी, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है लैम्डा, दैट इज़ लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी ये एक क्वांटिटी हमने डिफाइन की हमारे कन्वीनियंट के लिए, और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं फॉर्मुलेशन के फॉर्म में, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ को हम क्या कहेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा उसका सिंबल यूज़ होगा आज से, और बहुत जगह हम आगे चल के इसको यूज़ करेंगे। इससे क्या पता चल जाता है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, लीनियर मास डेंसिटी हमें बताता है कि तुम्हारा जो मास इस लेंथ के ऊपर स्प्रेड आउट हुआ है वो कितना यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हुआ है, या इस तरीके से तुम इसको समझो कि ये जो m मास है ये थ्रू आउट द लेंथ l के ऊपर स्प्रेड हो गया है। ये बताने के लिए हमने एक ही टर्म यूज़ की, लैम्डा। मुझे इंग्लिश में कितना समझाना पड़ा कि m मास l लेंथ के ऊपर स्प्रेड आउट किया है। मैथ्स में कैसे मैंने बोला, उसको कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी। दूसरी बात, इस पूरे रॉड की अगर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा अगर मैं कहूँ वो है m/l, तो इतने पोर्शन की लीनियर मास डेंसिटी कितनी होगी। अब बात आती है कि ये क्या लिखा मैंने। नाउ टू कैलकुलेट दिस, हमने क्या किया, इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कंटिन्यूस मास सिस्टम क्या कहता है कि एक छोटा सा एलिमेंटल मास कंसिडर करो। हमने कंसिडर किया कि उसका मास है dm। अगर टोटल रॉड का मास m है तो इस छोटे वाले पोर्शन का मास होगा dm। फिर हमने कहा कि उसको रख दो किसी डिस्टेंस पे, हमने कहा कि उसको ओरिजिन से x डिस्टेंस पे हम रख देते हैं, हमने इसको रख दिया यहाँ पे। और उसकी लेंथ कितनी है, इस dm मास की लेंथ कितनी है, dx, उसकी लेंथ कितनी है dx, ऐसा एलिमेंट हमने कंसिडर किया। फिर से एक बार, टोटल रॉड का मास m, ऐसे छोटा रॉड अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसका मास हमने कहा dm। रॉड की लेंथ l, तो छोटा एलिमेंट लेंथ हमने कहा dx, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको हमने x डिस्टेंस पे रखा है। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अभी इस dm को हमें सब्स्टिट्यूट करना था, ये दिक्कत थी। हमने कहा लैम्डा इज इक्वल टू m/l,
और इस लैम्बडा को हम dm अपॉन dx भी लिख सकते हैं। इस लैम्बडा को हम dm अपॉन dx लिख सकते हैं। क्यों? जब तक कोई भी रॉड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब लैम्बडा कांस्टेंट हो जाता है। लैम्बडा क्या होता है? कांस्टेंट। अगर इस पूरे रॉड का लीनियर मास डेंसिटी में कहूँ कि है ये 2 kg पर मीटर, तो ये dm वाले का भी लीनियर मास डेंसिटी होगी 2 kg पर मीटर। एक चीज़ याद रखना, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो लीनियर मास डेंसिटी पूरे रॉड के लिए या छोटे से पोर्शन के लिए वो सेम हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी है, 1 लीटर के पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसमें से एक बूंद निकालो, पूरा पानी का केमिकल कंपोजिशन और एक बूंद का केमिकल कंपोजिशन H2O ही होगा। तो इसका भी हमने कहा कि इसकी भी डेंसिटी एक बूंद की कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। उस एंगल से तुम इसे समझने की कंसिडर करो। ये बॉटल माने ये पूरा रॉड, ये छोटा सा dm एलिमेंट माने ये छोटी सी बूंद, और इसकी डेंसिटी माने यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी इस बूंद की और उसकी, दोनों की डेंसिटी सेम है। इस तरीके से ही यूनिफॉर्म रॉड की डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी और छोटे एलिमेंट की लीनियर मास डेंसिटी सेम होगी। इसलिए लैम्बडा को अगर मैं m/l लिखता हूँ तो dm/dx भी लिखा तो कोई हर्ज नहीं होगी। तो हमने कहा कि इसका क्या आचार डालोगे क्या? हमने कहा नहीं भाई, dm को सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो यही हमें हेल्प करेगा। dx को हम इधर लेके गए तो ये बना लैम्बडा इंटू dx। तो इस dm को हमने लिखा अभी लैम्बडा इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ये कलर से। सो इस dm को हमने सब्स्टिट्यूट किया लैम्बडा इंटू dx। उससे क्या हुआ? उससे हमें मिला x का साथीदार dx, और बड़े आराम से अब अभी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लैम्बडा को मैंने नेक्स्ट स्टेप में बाहर भेज दिया। ये स्टेप है नेक्स्ट स्टेप। लैम्बडा इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म जब मल्टीप्लिकेशन में आता है, चाहे इंटीग्रेशन हो या चाहे डिफरेंशिएशन हो, जब वो मल्टीप्लिकेशन में आता है कोई भी कांस्टेंट टर्म, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। हमने ले लिया इसको बाहर। अंदर क्या बचा? x इंटू डी एक्स। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 0 और ऊपर l लिखा। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाली मैंने। मुझे ऐसे x डिस्टेंस के छोटे छोटे एलिमेंटल मास ऐड करने, कहाँ से? 0 से लेके उसके l लेंथ तक। तो उसकी लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई l, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सर इस dm को अपने कैपिटल M क्यों लिखा? ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास, तो छोटे छोटे dm को ऐड करते करते टोटल जो मास बनेगा वो m के बराबर होगा, इसलिए नीचे वाले dm को हमने m लिख दिया और उसकी चिंता ही मिट गई। उसको m यहाँ पे भी लिख दिया हमने। अभी x dx को इंटीग्रेशन करने की बारी आई थी। x का इंटीग्रेशन आता है x²/2। जो बच्चों को पता नहीं इंटीग्रेशन कैसे करते, तो ये फॉर्मूला होता है x⁻n dx को लिखते हैं हम x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इस हिसाब से इसकी पावर है 1, सो 1 + 1 = 2 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज डिवीजन में भी आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं चला गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं आया, उसी को यहाँ पे फिर से लिखा मैंने। अभी यहाँ पे अपर लिमिट x की जगह पे l पुट करोगे और लोअर लिमिट x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। सो λ/m वो तो एज इट इज था, x की जगह पे l²/2 आ गया माइनस लोअर लिमिट 0²/2। हमें मिला फाइनली आंसर λ/m, दिस λ/m l²/2, ये तो 0 हो गया। हमने देखा अभी लैम्बडा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन m/m, क्योंकि लैम्बडा को ओरिजिनली हमने क्या लिखा था? m/l। यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ से उसको हमने लिख दिया m/l। ये जो m है और नीचे वाला m है वो कट हो गया, ये l² का और नीचे का l कट हो गया, और आंसर हमें क्या मिल गया? l/2। सो यही तो हमें एक्सपेक्टेड था, और आंसर तो पहले से पता था कि अगर l लेंथ का यूनिफॉर्मली रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? कोई भी एक एंड से, l/2। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी डिराइव करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क लेंगे मेजरली, रिंग लेंगे हम, छोटी सी रिंग होगी, डिस्क होगी, कोन होगा, और वेरियस प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे ये जो मास डेंसिटी है लैम्बडा वो भी वैरी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।